हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, उससे संबंधित चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी और विद्युत धारा के स्रोत हमने आपको बताए थे। उसी में हमने आपको प्राथमिक सेल स्टार्ट किया था कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं कि वो सेल जिन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय यानी अगर एक चूँकि सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, तो अगर वो रासायनिक पदार्थ एक बार दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो वापस से वो पुनः उसी पदार्थ में नहीं बदल पाता, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय कहलाती हैं। तो इसमें लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल, बटन सेल इत्यादि जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। इनका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा धारा प्राप्त होती है। अब जैसे देखिए, लेक्लांचे सेल का एक चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपका बर्तन जो है वो कांच का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मेटल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक सरंध्र पात्र होता है और सरंध्र पात्र के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन का चूर्ण भरा रहता है और बीच में एक कार्बन की छड़ होती है जो कि प्लस इलेक्ट्रोड यानी धनोद का कार्य करती है, और दूसरी छड़ जिंक की होती है, जस्ते की होती है, जो कि क्या होती है, ऋणोद का कार्य करती है। और इसके अंदर जो विलयन भरा होता है वो अमोनियम क्लोराइड का विलयन होता है, जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी तार द्वारा जोड़ते हैं या किसी बल्ब द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब अगर लगा हुआ है तो वो बल्ब जलने लगता है। इसी प्रकार आपका क्या होता है, डैनियल सेल होता है। डैनियल सेल में क्या होता है कि आपका जो तांबे का बर्तन होता है और इसके अंदर एक सरंध्र पात्र होता है जिसके अंदर आपकी एक छड़ रहती है जो कि आपके ऋणोद का काम करती है। उसके अंदर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का डाइल्यूट सोल्यूशन भरा होता है और इसके बाहर वाले पोर्शन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा होता है। ऊपर कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल होते हैं जो कि इसमें घुलते रहते हैं और ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और बर्तन स्वयं जो है, तांबे का जो बर्तन है वो स्वयं जो है वो किसका काम करता है, धनोद का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हम लोग क्या करेंगे, कोई तार जोड़ेंगे तो इसमें तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी। वोल्टी सेल यानी साधारण सेल भी इसको कहते हैं। ये एकदम जनरल चीज़ है कि आपका कोई पात्र ले लेते हैं, पात्र में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर देते हैं, वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तांबे की जो छड़ है वो धनोद का काम करती है और जस्ते की जो छड़ है वो ऋणोद का काम करती है। और अगर इसको हम लोग किसी तार से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि बल्ब जो है वो जलने लगता है, तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे बच्चों। ये तीनों सेल आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अब शुष्क सेल जो होता है वो भी आपका क्या है, लेक्लांचे सेल का ही संशोधित रूप है, क्योंकि इसमें लिक्विड सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हमें इसको लाने ले जाने में असुविधा होती है। तो इस वजह से उसी में शुष्क सेल आप जो घरों में यूज़ करते हैं, हम लोग खिलौनों में यूज़ करते हैं, घड़ी में यूज़ करते हैं, वो शुष्क सेल होता है। तो उस शुष्क सेल के अंदर कोई लिक्विड नहीं भरा होता, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। वो पेस्ट के रूप में होता है जिससे कि उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं कि क्या, एक शुष्क सेल लेकर, एक शुष्क सेल लीजिए, उसको अवलोकन करिए, मतलब उसको ध्यान से देखिए। सेल का बाहरी भाग जो है मोटे कागज़ अथवा धातु की बेलनाकार आकृति का बना होता है। इसके मध्य में एक पीतल की टोपी होती है, देखिए बीच में पीतल की टोपी लगी होती है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी जो है धातु जस्ते की बनी, किनारे किनारे तो पन्नी लगी होती है, कागज़ लगा होता है, बट नीचे की ओर देखिए कुछ नहीं लगा होता है। तो अब सेल को तोड़कर भीतरी भाग का अगर अवलोकन करेंगे तो धातु की बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में एक कार्बन की छड़ मिलती है जो कि एनोड का कार्य करती है, और इसके भीतर जो है काले रंग का चूर्ण भरा होता है जो कि आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का मिश्रण होता है। काले, और यही चूर्ण जो है आपका विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और जो बर्तन है आपका वो जिंक का यानी जस्ते का बर्तन बना होता है जो कि स्वयं जो है वो कैथोड का कार्य करता है, और जो बीच में आपकी कार्बन की जो रॉड लगी हुई जिसका संबंध पीतल की टोपी से है वो स्वयं जो है किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग किसी तार को जोड़ते हैं या कोई बल्ब लगाते हैं तो वो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है, तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी एनोड यानी धन ध्रुव तथा जस्ते में लगे हुए सेल की पेंदी ऋण ध्रुव का कार्य करती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल में से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, मतलब ऑल टाइम के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए यूज़ होगा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज होने पे हम लोग उसको फेंक सकते हैं। अब दूसरा होता है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, जो कि हम लोग मोबाइल की बैटरी होती है, तो इन सब वगैरह में
इन्वर्टर की बैटरी होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चलती है, यानी पहले जो अभिक्रिया होगी, रासायनिक पदार्थ दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदलेगा, तो वापस से चार्ज करने पर, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी से आप जब लगाओगे तो वापस से उल्टी अभिक्रिया होने लगती है और पुनः वो पदार्थ आपका बन जाता है। तो द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। इसे सेल का हम आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूँकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इन्हें सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल तथा नीले से सेल द्वितीय सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो अधिक होता है। अब बैटरी वगैरह देखिए तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई इलेक्ट्रोड होते हैं, जोड़े होते हैं। समझिए एक एनोड एक कैथोड, एक एनोड एक कैथोड का जोड़ा होता है। तो ये जो जोड़े आपस में, ये तो एक एनोड एक कैथोड मिलकर एक सेल बनाता है, पर अगर कई एनोड कई कैथोड लगे हुए हैं सीरीज में तो उनको मिला के हम लोग कहते हैं बैटरी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी, यानी सेल के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। आपने देखा होगा कि टॉर्च या रेडियो में एक से अधिक सेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक सेल से तो जुड़ेगा नहीं, तो एक या दो तीन, खिलौनों में भी हम लोग देखें 4 रिमोट में 4 2 सेल लगाते हैं। तो जिसमें हम एक से ज़्यादा सेल लगाते हैं तो इसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार जब 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग को हम लोग बैटरी कहते हैं। सीसा संचायक सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सीसा संचायक सेल जो है द्वितीयक सेलों को भी हम बोलचाल में साधारण भाषा में बैटरी कहते हैं। हर चीज़ में लगी होती है, आपकी स्कूटी में भी बैटरी लगी होती है, कार में भी बैटरी लगी होती है, बिना बैटरी के वो चीज़ स्टार्ट नहीं होती है। फिर आता है जनरेटर। जनरेटर यानी विद्युत जनित्र। आप देखते हो स्कूल्स में आपके लगा होता है कि जब लाइट जाती है तो उसके द्वारा हम लोग धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत जनरेटर भी है। तो विवाह या अन्य समारोह, कारखानों या घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने के लिए हम लोग जनरेटर का प्रयोग करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता के आकृति के जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर चलाने के लिए हम लोग डीजल या पेट्रोल या अन्य मिट्टी का तेल इत्यादि ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों में जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा या भाप ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों में घरों, दुकानों या कल कारखानों तथा विद्युत धारा कैसे भेजी जाती है। विद्युत पावर स्टेशनों में उच्च वोल्टता पर एल्यूमिनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहरों, कस्बों अथवा ग्रामों के विद्युत वितरण सब स्टेशनों में भेजा जाता है। और फिर वहाँ से एल्यूमिनियम के तारों के द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग उसको 220 वोल्ट या 440 वोल्ट की हेल्प से वोल्टता पर हम लोग विद्युत धारा से घरों में भेजते हैं, दुकानों में और कारखानों के मेंस तक भेजा जाता है। और यह विद्युत धारा जो होती है कैसी होती है, प्रत्यावर्ती। हमने कल ही आपको पिछले क्लास में बताया था कि 2 तरह की धाराएं होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो विद्युत मेंस से हमें मिलती है, और जो दिष्ट धारा होती है वो हमें सेलों से या बैटरी से हमें प्राप्त होती है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में? प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, द्वितीयक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। प्राथमिक सेलों को हम लोग आवेशित नहीं कर सकते हैं और द्वितीयक सेलों को हम लोग आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसका उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट में होता है। इसका उपयोग हम लोग कार, ट्रक या इन्वर्टर इत्यादि की बैटरी में करते हैं। तो बच्चों अब आएगा विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध क्या होता है। हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। जब चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होता है तो जिधर की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो उसकी विपरीत दिशा में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी आवेश के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे यानी ऋण आवेशित कण प्रवाहित होंगे उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि जिस तरफ धन आवेश प्रवाहित होता है, धन आवेशित कण प्रवाहित होते हैं, उस दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह किधर होता है? धारा के प्रवाह की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत या धनावेशों की गति के अनुरूप होती है।
अब है विद्युत वाहक बल क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई सेल यूज़ करते हैं तो सेल में देखिए तो आपने अगर ना ध्यान दिया हो तो अब आप देखिएगा आपके घर में कोई अगर शुष्क सेल हो तो उसको साइड में देखिए तो उसमें कितने वोल्ट लिखा होता है, 1.5 वोल्ट लिखा होता है। यानी उसमें से मैक्सिमम एनर्जी आपको कितनी मिल सकती है, 1.5 वोल्ट की वोल्टता हमें प्राप्त हो सकती है। अब मान लीजिए कोई चीज़ जो है, कोई खिलौना आपका जो है वो 6 वोल्ट बैटरी से चलेगा। अगर उसके लिए 6 वोल्ट चाहिए तो आपके पास एक बैटरी तो 1.5 वोल्ट की है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 4 सेलों का प्रयोग करते हैं और 4 सेलों के संयोग से वो बैटरी बनती है और बैटरी जो होगी वो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 टोटल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। अगर 6 वोल्ट की बैटरी से हम कम यानी 3 सेल अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो खिलौना जो है आपका नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए मिनिमम आपको 6 वोल्ट की ज़रूरत है। तो 6 वोल्ट ज़रूरत है तो इसका मतलब हमें 4 सेलों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हर सेलों की एक निश्चित क्षमता होती है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, और वो जितनी मैक्सिमम ऊर्जा एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी मिनिमम मैक्सिमम ऊर्जा दे सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है तथा आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग विद्युत सेल से प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए यानी एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे सेल की विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या है कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा हमें देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल के लिए हमारा सूत्र होगा सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे वे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश। अब ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। विद्युत सेल में विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों के बीच विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर भी विद्युत वाहक बल की तरह से ही होता है, केवल ये आपका बाह्य परिपथ में होता है। तो विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक तार में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगती है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। एकांक आवेश को चालक के सिरों से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने पर व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर V बराबर क्या है, व्यय ऊर्जा बटे आवेश। ये भी आपका इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होगा और इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पे किया गया कार्य W हो तो V बराबर W/Q लिख सकते हैं, और यदि Q बराबर 1 है और W बराबर 1 है तो V बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यानी 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है या 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उन दो बिंदुओं के बीच जो भी विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो ये आपकी किसकी परिभाषा हो गई, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। अब आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी अवरोध, आपने सुना होगा अवरोध। आप हर्डल रेस आपने सुना है, जब बच्चे दौड़ते हैं तो अगर कुछ कहीं पे कोई गतिरोध नहीं है तो क्या होगा, आप सीधे बहुत तेज़ी में दौड़ोगे। पर एक होती है हर्डल रेस, उसमें क्या होता है, बीच बीच में डंडे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर से कूद करके दौड़ना होता है। तो जब कूद करके दौड़ना होता है तब वहाँ पर क्या होगा कि आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखते हैं सड़कों पर जो होते हैं वो ब्रेकर्स बने होते हैं, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हो तो अचानक से स्पीड ब्रेकर आता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी गाड़ी को क्या कर लेते हो, स्लो डाउन कर लेते हो, स्पीड कम कर लेते हो। तो यानी वो स्पीड को कम करने का ही काम करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं पर किसी जगह पे कोई पानी बह रहा है, किसी पाइप में या नाली में पानी बह रहा है, उसके बीच में आप कुछ लगा दीजिए, कोई पटरा लगा दीजिए, तो पानी उसके ऊपर से हो करके जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो सब आपके क्या कहलाते हैं, अवरोध कहलाते हैं। तो इसी तरह से विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट जो भी युक्ति डालती है, ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
तो विद्युत प्रतिरोध के लिए हम लोग सिंबल ऐसा बनाते हैं, ऐसे, यानी जिगजैग, यानी जब विद्युत धारा इसमें से होके जाएगी, ब्रेकर भी तो, स्पीड ब्रेकर भी तो ऐसे ही होते हैं, तो जब इसमें से होके जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, स्लो डाउन कर लेगी। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है, तो जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल आर से, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, OHM, इंग्लिश में OHM। ओम जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूँकि प्रतिरोध के बारे में बताया इसलिए उन्होंने अपने नाम पर इसका मात्रक रखा ओम। तो ओम की किसी चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है, यानी R बराबर V/I। ये देखिए बच्चों, बुक में यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, आप इक्वल लगा लीजिएगा, R बराबर V/I। तो किसी चालक तार के, अगर मान लीजिए हम I को 1 कर दें तो V या V बराबर 1 कर दें, I बराबर 1 कर दें, तो R बराबर 1/1 यानी 1 आ जाएगा। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर जो होता है वो 1 ओम के इक्वल होता है। तो अब हम कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। तो 1 ओम जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है। तो बच्चों इतना आप लोग पढ़िएगा, फिर आगे इसके हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।